अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उस्मान ज़फ़र और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम को पढ़ने वाले हैं। इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो है वो सबसे यानी कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो ये जो है सबसे सिंपल एल्गोरिथम है। नंबर 2 है, विद दिस स्कीम द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट इज एलोकेटेड टू द CPU फर्स्ट। इस सिस्टम के मुताबिक जो प्रोसेस CPU को पहले रिक्वेस्ट करेगा या पहले मांगेगा तो उसको CPU हम पहले दे देंगे। नंबर 3 है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी इज ईजिली मैनेज्ड विद फीफो क्यू। अब इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के ज़रिए। नंबर 4 है, व्हेन अ प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू इट्स PCB इज लिंक्ड ऑन टू द टेल ऑफ द क्यू। जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर होता है उसकी PCB जो है वो टेल ऑफ द क्यू में लग जाती है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है ना वो एक लाइन चल रही होती है, क्यू चल रही होती है, उसके आखिर में उस प्रोसेस को डाल दिया जाता है। व्हेन द CPU इज़ फ्री इट इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस एट द हेड ऑफ द क्यू। अब वो लाइन चलती जाती है, पहला प्रोसेस निकलता है, जिस तरह एक लाइन होती है ना, क्यू होती है, पहला बंदा सामान लेते हैं निकल जाते हैं, दूसरा बंदा सामान लेता है इस तरह निकल जाता है, और जो नया बंदा आता है वो आखिर में खड़ा हो जाता है। तो इस तरह जो है सारा सर्कल चलता है। द रनिंग प्रोसेस इज़ देन रिमूव फ्रॉम द क्यू। इस तरह जो है जो प्रोसेस हो जाता है उसको रिमूव कर दिया जाता है उस क्यू से, रेडी क्यू से, उसको प्रोसेसर के पास भेज दिया जाता है। द एवरेज टाइम अंडर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी इज़ ऑफन क्वाइट लॉन्ग। अब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी में है इसमें वेटिंग टाइम जो है अक्सर औकात ज़्यादा होता है। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट अराइव एट जीरो टाइम विद द लेंथ ऑफ CPU बर्स्ट गिवन इन मिलीसेकंड। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इसके ज़रिए समझते हैं। अब हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं और ये इनका बर्स्ट टाइम है। ये प्रोसेस P1 पहले आया, फिर उसके बाद P2 आया, फिर P3 आया, और इनका बर्स्ट टाइम ये आगे गिवन है। P1 का 24 है, P2 का 3 है और P3 का D3 है। तो आगे देखते हैं। अब इसकी जो है एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब इसका एक गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट बनाएंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब ज़ीरो पे हमारे पास क्या है कि पहला प्रोसेस आया है, उसने बर्स्ट टाइम लिया है 24। अब हमें यहाँ पर इसका अराइव टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम कंसिडर करते हैं कि ज़ीरो पर ही आया होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, P1 को पहले आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम लगाना है, यानी कि जो पहले आया था, यानी कि P1 पहले आया था, तो हमने P1 को पहले ही CPU दे दिया है। अब P1 CPU को लेगा और इसका बर्स्ट टाइम 24 है, तो वो 0 से लेकर 24 तक पूरा इसको यूज़ करेगा। जब भी 24 तक उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो CPU दे देगा P2 को, जो उसके बाद आया था। तो अब P2 की जो है रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 मिलीसेकंड ही है। तो वो क्या करेगा, 3 मिलीसेकंड CPU को यूज़ करेगा। उसके बाद P3 आ जाएगा और उसको भी 3 सेकंड की रिक्वायरमेंट है, वो 3 सेकंड यूज़ करेगा और अब निकल जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है कि अब ये जो P2 और P3 है ना, इनको चाहिए तो 3-3 सेकंड था, मगर जो P1 है उसका बर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा था कि इन्हें 24 मिलीसेकंड वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा है। तो यहाँ पर इसका है कि द वेटिंग टाइम इज़ 0 मिलीसेकंड फॉर प्रोसेस P1, यानी कि P1 पहले आया था तो उसको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो पहले आया और पहले उसने काम कर दिया। उसके बाद 24 मिलीसेकंड फॉर प्रोसेस P2, यानी कि जितना P1 अब हो रहा था ना 0 से 24 तक, पूरा अब P2 को उतना टाइम इंतज़ार करना पड़ा है। और जो है P3 उसके बाद जो है उसको 27 मिलीसेकंड इंतज़ार करना पड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका P3 को वेट करना पड़ा है, फिर उसका नंबर आया है। तो इसकी अगर एवरेज निकाली जाए तो एवरेज वेटिंग टाइम इसकी 17 मिलीसेकंड निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर एवरेज निकाली जाए। तो इसमें यह है कि हमारे पास जो अगर इसकी सेटिंग सही से ना करें, सीक्वेंस इसका सही से ना हो, तो इसमें जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम रिवाइज करके देखते हैं, यानी कि इसकी जो सेटिंग है वो चेंज करके देखते हैं। अब हमारे पास P2 पहले आया है, फिर P3 आया है और फिर P1 रखे हैं हमने, इस तरह इनको रखे हैं। तो अब क्या होगा कि P2 की कितनी बस टाइम कितना था, 3 था। तो P2 आया है, 0 से 3 तक उसने CPU लिया है, तो 0 से 3 तक इसने प्रोसेस किया और चला गया। उसके बाद P3 आ गया, 3 से 6 तक उसने यूज़ किया और फिर उसका काम हो गया। फिर उसके बाद P1 आ गया जिसका बस टाइम 24 था, तो 6 से लेकर 30 तक P1 ने CPU को यूज़ कर लिया। तो इस तरह क्या हो गया कि P2 और P3 को तो थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा और P1 को भी सिर्फ 6 मिलीसेकंड ही इंतज़ार करना पड़ा। तो क्या था कि वेटिंग टाइम इज़ 6 मिलीसेकंड फॉर प्रोसेस P1
P1 के लिए 6 सेकंड था क्योंकि 0 से 6 तक ये बाहर खड़ा हुआ था जब तक ये दो काम कर रहे थे। और उसके बाद 0 मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस P2, P2 के लिए 0 था क्योंकि वो आते साथ ही उसको मिल गया। और उसके बाद 3 मिली सेकेंड फॉर P3, और P3 को 3 सेकेंड ही इंतज़ार करना पड़ा ये पहले इसका। अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो हमारे पास 6 + 0 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 मिली सेकेंड ही बनती है। तो इसका रिज़ल्ट ये है कि अगर हम इनकी जो सीक्वेंस है उसको सही तरीके से रखें तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है इसका वेटिंग टाइम कम निकल सकता है। दिस रिडक्शन इज़ सब्सटेंशियल, thus the average waiting time under a first come first serve policy is generally not minimal and may vary substantially if the process CPU burst time vary greatly। तो इसका मतलब है कि अब ये वाला रिडक्शन टाइम जो है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, और अगर बर्स्ट टाइम ज़्यादा हो शुरू वाले का तो उनको ज़्यादा वेट करना पड़ता है, या अगर शुरू वालों का कम हो तो फिर उस में जो है कम एवरेज टाइम निकलता है। द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। अब नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि इसको रोका नहीं जा सकता, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में अगर हमारे पास एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया है, आगे डेफिनेशन लिखिए, वंस द सीपीयू हैज़ बीन एलोकेटेड टू द प्रोसेस दैट प्रोसेस कीप्स द सीपीयू अंटिल इट्स रिलीज द सीपीयू ईदर बाय टर्मिनेटिंग और बाय रिक्वेस्टिंग इनपुट आउटपुट। अब इसका मतलब यह है कि सीपीयू को जब भी किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाए तो वो सीपीयू उससे हम ज़बरदस्ती ले नहीं सकते। अब जब तक वो प्रोसेस या तो कोई रिक्वेस्ट के लिए बाहर नहीं जाएगा या फिर वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, इन दो कंडीशन में वो सीपीयू को छोड़ेगा, वरना वो उससे हम खुद से सीपीयू नहीं ले सकते या उसको हम खुद से रोक नहीं सकते। तो ये क्या है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव हो सकता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि जिसको रोका जा सके, और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है जिसको नहीं रोका जा सके। तो यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग में हम जो है प्रोसेस को नहीं रोक सकते। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम इज थस particularly troublesome for time sharing systems where it is important that each user get a share of the CPU at regular interval। अब ये बोल रहे हैं कि जो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें हमें सारे जो यूज़र हैं उनको इक्वल टाइम इंटरवल देना पड़ता है, मगर जो है हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ज़रिए उसको नहीं दे सकते। इट विल बी डिसएस्ट्रस टू अलाउ वन प्रोसेस टू कीप द CPU फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। अब ये बोल रहा है कि ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम एक CPU एक प्रोसेस को दे दें और बहुत लंबे टाइम के लिए, तो ये क्या है बाकी प्रोसेस के लिए नाइंसाफ़ी है। तो ये इसके जो हैं कुछ ड्रॉबैक्स हैं। कॉन्वो इफेक्ट, इफ़ द प्रोसेस विथ हायर बर्स्ट टाइम अराइव्ड बिफोर द प्रोसेस विद द स्मॉलर बर्स्ट टाइम देन स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर लॉन्गर प्रोसेस टू रिलीज द CPU। अब इसका मतलब क्या है कि एक प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो पहले केस पढ़ा था उसमें P1 का क्या था 24 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम था, और P2 का कितना था 3 मिली सेकेंड। तो अब P1 जो है उसको 24 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम है, वो पहले आ गया है, और उसके बाद आ गया P2 उसका 3 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइम है। तो ये बन जाएगा कॉन्वो इफेक्ट, यानी कि जो P2 है उसका बर्स्ट टाइम तो सिर्फ 3 मिली सेकेंड है, मगर उसको 24 मिली सेकेंड या 24 मिली सेकेंड इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि उससे आगे जो आया था उसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं कॉन्वो इफेक्ट। अब हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं, कुछ 5 प्रोसेसेस हैं जिसका P1 P2 P3 P4 P5 5 प्रोसेसेस हैं। अब इनका अराइवल टाइम हमें दिया गया है और बर्स्ट टाइम हमें दिया गया है। अब इनका गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट किस तरह बनाएंगे, इनके जो है हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के एल्गोरिथम को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि फ़र्स्ट कौन सा आया था, अराइवल टाइम्स को देखेंगे। अराइवल टाइम में हमारे पास कौन सा है, P3 का अराइवल टाइम 0 है, यानी कि सबसे पहले ये आया था। तो हम क्या करेंगे P3 को पहले रख देंगे, ठीक है, पहले P3 को पहले रखा, 0 पे रख दिया। अब इसका बर्स्ट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम इसका कितना है P3 का 3 मिली सेकेंड। तो हम क्या करेंगे इसको 0 से 3 तक इसको चला देंगे, ठीक है, 0 से 3 तक चला दिया। अब हम देखेंगे 3 पर कोई आ रहा है, 3 पर देखते हैं। 3 पर अराइवल टाइम किसी का भी नहीं है, 3 पर अभी तक कोई भी नहीं अराइव हुआ। तो हम 3 से लेकर 4 तक जो है ये CPU क्या होगा, आइडियल होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, CPU खाली बैठा हुआ था। 3 से 4 तक CPU खाली था। उसके बाद अब 4 पर अब क्या है, P1 4 पर आ चुका है, 4 पर P1 आ चुका है, तो हम और इसका बर्स्ट टाइम 5 है, तो 4 पर P1 को एलोकेट कर देंगे
और इसका बस टाइम 5 है, तो 4 से लेकर 9 तक ये P1 को एलोकेट हो जाएगा। अब 4 से 9 तक P1 चल चुका है। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद किसका नंबर आता है। अब 4 के बाद किसका अराइवल टाइम है 5। अब 5 जो है वो दो उन प्रोसेसेस का अराइवल टाइम है, एक P2 का भी और एक P5 का भी, और इन दोनों का बस टाइम जो है वो भी इक्वल है। तो उसके बाद अब इन दोनों में से हमारी मर्ज़ी है, हम अगर P2 को भी दे सकते हैं और P5 को भी दे सकते हैं। तो हमने इस एग्जांपल में P5 को दिया है, इसमें आप मर्ज़ी कर सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं उसको भी दे सकते हैं। तो P5 को दिया है तो 9 से लेकर 13 तक जो है P5 चल चुका है, यानी कि इन दोनों का 4 था बस टाइम। तो 4 बस टाइम जाए तो 9 से 13 तक P5 चल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अब P5 को रख लेगा या इसको हम पहले रख लेंगे, इसको बाद में रख लेंगे, वो आप मर्ज़ी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने P2 को रखा है, इसका भी 4 था, तो 13 से 17 तक P2 चल चुका है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट किसका है 5 के बाद 6 अराइवल टाइम किसका है P4 का, इसका बस टाइम कितना है 2। तो 17 से लेकर 19 तक कौन सा हमारे पास चल रहा है P4। तो इस तरह ये हमारे पास पूरा एक गैंट चार्ट बन चुका है। अब यहाँ पर हम इनके टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने का भी फार्मूला देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम वो होता है जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा हो, जैसे P3 कब कंप्लीट हो रहा है, जो ये लास्ट में होगा ना नंबर, इसको कंप्लीशन टाइम कहते हैं। P3 का कंप्लीशन टाइम 3 होगा, P1 का 9 होगा, P5 का 13 होगा, P2 का 17 होगा और P4 का 19 होगा। ये सारे कंप्लीशन टाइम होते हैं जो एंड पे होते हैं, जहाँ पर प्रोसेस ख़त्म हो रहा हो। वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम से हम बस टाइम को निकालेंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं सारे प्रोसेसेस, इनके जो है कंप्लीशन टाइम भी हमने लिख ली है 9, 17, 3, 19, 12। आप उस गैंट चार्ट से देख सकते हैं, मैंने आपको जिस तरह बताया। तो अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम 9 है और अराइव किस पे हुआ था 4 पे हुआ था, 9 - 4 कितना होगा 5 हो जाएगा। P2 इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 17 और इसका अराइवल टाइम कितना है 5, तो 17 - 5 12। P3 का 3 - 0, ये 0 पे अराइव हो गया था, तो 3, 19 - 6 13 और 13 - 5 8। तो ये इनके जा आ गए हैं टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना था इसका, ये टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ गए हैं, तो 5, 12 इनको आप साथ इधर लिख लेंगे और साथ हम जो है इनका बस टाइम जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसका 5 था, तो 5 - 5 0। उसके बाद 12 - 4 = 8 और 3 में से 3 फिर 0, 13 - 2 और 11 और उसके बाद 8 - 4 4। तो ये सारे इसके वेटिंग टाइम आ चुके हैं हमारे पास। तो उसके बाद एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम को भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास ऊपर आ चुके हैं ना, ये 5, 12, 3, 13, 8, इनको सिंपली हमने प्लस करके, और कितने हैं ये 5 टोटल प्रोसेस है ना, 1 2 3 4 5 हैं, तो उनको ऊपर वाले सब में प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देना है और फिर हमारे पास आ जाएगा आंसर। जैसे इस केस में 41 डिवाइडेड बाय 5, तो 8.2 इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है कि कितना टाइम वो प्रोसेस जो है वो CPU में रहा है, वो होता है टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम कितना उसने वेट किया है, तो 0 8 0 + 11 + 4 23 डिवाइडेड बाय 5, तो 4.6 यूनिट्स आ चुका है। तो ये हमारे पास था आज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। इसको हमने आज डिटेल से पढ़ा विद एग्जांपल। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें समझ ना आए, कोई चीज़ आपको ना समझ आए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।